नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ व झारखंड के आरक्षण विधेयक, झारखंड की डोमिसाइल नीति, 1932 का खाद्यान्न व 9वीं अनुसूची के बारे में। किसी तथ्य को समझने से पहले सबसे पहले उसका अतीत समझना आवश्यक होता है, तब हम उस विषय वस्तु पर पकड़ मजबूत कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाद्यान्न है क्या। खाद्यान्न शब्द खत्योनी शब्द से बना है, जिसमें मौजे के पूरा वर्णन के साथ साथ प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, रकबा, प्लाट नंबर, मौजा का नाम, जिला एवं सरकार का नाम, पूरा पता विवरण लिखा जाता है। उसे खाद्यान्न कहते हैं। जब से झारखंड बना है तब से झारखंड की डोमिसाइल नीति में 1932 खाद्यान्न का जिक्र अक्सर होता है, या यूँ कहें कि वहाँ की राजनीति इससे पूरी तरह प्रभावित होती है, जिसके बारे में सबसे पहले आपको जानना होगा कि 1932 का खाद्यान्न सीधे तौर पर भूमि के सर्वे रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। 1932 का खाद्यान्न यह बताता है कि उस समय सर्वे रिपोर्ट में किस वंशावली का नाम दिया गया था, यानी कि 1932 के बाद जो सर्वे हुआ वह पूरे क्षेत्र में नहीं हुआ। यही कारण है कि आदिवासी समाज 1932 से खाद्यान्न की बात करता है। अब आते हैं खाद्यान्न की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। क्या है खाद्यान्न का इतिहास? बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुंटा कट्टीदार का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान में यह व्यवस्था की गई कि जिसके जरिए आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी यही खाद्यान्न यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है। दूसरा, विल्किंसन रूल के बारे में जानना सबसे आवश्यक है। 1831-1833 कोल विद्रोह के बाद विल्किंसन रूल आया। कोल्हान की भूमि हो आदिवासियों के लिए सुरक्षित कर दी गई। ये व्यवस्था निर्धारित की गई कि कोल्हान का प्रशासनिक कामकाज हो मुंडा और मानकी के द्वारा कोल्हान के सुपरिटेंडेंट करेंगे। इस इलाके में साल 1913-1918 के बीच लैंड सर्वे हुआ। इसी के बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान दिया। आदिवासियों का जंगल पर हक इसी सर्वे के बाद दिया गया। देश आज़ाद हुआ। 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया। इसको लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। साल 1954 में एक बार इसमें संशोधन किया गया और मुंडारी और खुट्टीदारी को इसमें छूट मिल गई। अब समझते हैं झारखंड व छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक और 1932 खाद्यान्न के बारे में। झारखंड 77% व छत्तीसगढ़ 76% आरक्षण के बिल को व चतुर्थ फोर्थ ग्रेड में स्थानीय निवासियों के भर्ती के बिल को 9वीं अनुसूची के तहत शामिल करवाना चाहती हैं। इसमें दूसरा विधेयक जो झारखंड में स्थानीयता न्याय से संबंधित है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक जिन व्यक्तियों या जिनके पूर्वजों के नाम 1932 या उसके पूर्व राज्य में हुए भूमि सर्वे के कागजात खाद्यान्न में दर्ज होंगे, उन्हें ही झारखंड राज्य का डोमिसाइल यानी स्थानीय निवासी माना जाएगा। ऐसे लोग जिनके पूर्वज 1932 या उसके पहले से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन जमीन न होने के कारण जिनके नाम 1932 के सर्वे कागजात में दर्ज नहीं होंगे, उन्हें ग्राम सभाओं की पहचान के आधार पर डोमिसाइल माना जाएगा। राज्य में आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो झारखंड के डोमिसाइल होंगे। इस विधेयक में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि राज्य की सभी सरकारी नियुक्तियों में 3rd और 4th ग्रेड के 100% पदों पर झारखंड के डोमिसाइल यानी स्थानीय व्यक्तियों की ही नियुक्ति होगी। दोनों राज्य सरकारें अब इस बिल को केंद्र को 31C के तहत केंद्र सरकार को भेजेगी, जिसे केंद्र सहमत हो जाती है तो संविधान में संशोधन होगा, जैसा 76वां संविधान 1994 में हुआ था। अब यहाँ 3 प्रश्न उठते हैं। 31C क्या है? 31C इसके अनुसार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करके अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कोई कानून बनाती है और वह कानून यदि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है तो वह मान्य होगा। दूसरा, संविधान संशोधन किस तरह का होगा? संविधान संशोधन होगा वो 368(2) होगा। और तीसरा, 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु आरक्षण विधेयक है। ठीक। क्या है 9वीं अनुसूची? राज्य सरकारें बार बार 9वीं अनुसूची के तहत इसे लाने जोर दे रही है। दरअसल 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल है जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि 9वीं अनुसूची का उद्भव कैसे हुआ। संविधान लागू होते ही कुछ अंतर्विरोध नजर आने लगा था, खासकर मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्व के बीच। इसी से संबंधित चंपकम दुराई राजन बनाम मद्रास राज्य मामले पर 1951 में फैसला आया, जिसके कारण संविधान में 9वीं अनुसूची जुड़ा।
अब जानते हैं क्या है चंपकम दो राई राजन बनाम मद्रास सरकार का मामला जिसके कारण पहला संविधान संशोधन हुआ। मद्रास सरकार ने 15(4) और 16(4) के तहत कुछ वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदाय के आधार पर दिया गया आरक्षण मूल अधिकारों का हनन करता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही कि जब भी कभी मूल अधिकार और नीति जैसे तत्वों में टकराव होगा तो उस स्थिति में मूल अधिकार को ही प्रभावी माना जाएगा, न कि डीपीएसपी को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित जरूर किया जा सकता है। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे, समझ गए कि अगर समाज के वंचित तबके को मुख्य धारा में लाना है तो संविधान में संशोधन करके उसके कुछ प्रावधान को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट हर बार टांग अड़ाएगा और समाज के वंचित हमेशा वंचित ही रह जाएंगे। भारत में भूमि सुधार हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, जिनमें से बिहार में इसे अवैध घोषित कर दिया था। इस विषम परिस्थिति से बचने और भूमि सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन करने का फैसला किया था, जिसके फलस्वरूप 8 मई 1951 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनंतिम संसद में प्रथम संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात 16 मई 1951 को यह विधेयक चयन समिति को भेजा गया। चयन समिति की रिपोर्ट के बाद 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया। क्या है पहला संविधान संशोधन? संशोधन कुछ इस प्रकार था। पहला, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दी गई और भूमि अधिग्रहण को आसान बना दिया गया। अनुच्छेद 31A में यह लिखवा दिया गया कि भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून बनेंगे उस सब पर अनुच्छेद 31 के प्रावधान काम नहीं करेंगे, यानी कि इसके माध्यम से जमींदारों एवं अन्य से लोक हित में जमीन अधिग्रहण आसान कर दिया गया। अनुच्छेद 15 में भी संशोधन करके ये लिखवा दिया कि अगर किसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है तो उसे अनुच्छेद 29(2) के हनन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 31B के तहत एक 9वीं अनुसूची बनाया गया और इसमें ये लिखवा दिया कि 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से कोई भी और न ही इसके प्रावधानों में से कोई भी शून्य माना जाएगा या कभी भी शून्य हो जाएगा। यानी कि इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें जो भी अधिनियम या प्रावधान डाले जाएंगे उसकी समीक्षा न्यायालय में नहीं हो सकती। इस समय 1951 में इसमें 13 विषय डाले गए, जो आज की तारीख में बढ़कर 284 हो चुका है। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 31B ने यह सुनिश्चित किया कि 9वीं अनुसूची के किसी भी कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है और सरकार भूमि और किसी कानून में सुधार करके सामाजिक कार्यक्रमों को तर्कसंगत बना सकती है। दूसरे शब्दों में 9वीं अनुसूची के तहत कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, भले ही संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची की समीक्षा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 31B की अन्य विशेषता यह है कि यह प्रकृति में पूर्वव्यापी है। जब किसी न्यायालय द्वारा किसी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और बाद में इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो यह माना जाता है कि इसके प्रारंभ होने के समय से यह संवैधानिक है। 9वीं अनुसूची पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले। सबसे पहले केशवानंद भारती केस 1973 के फैसले के अनुसार कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वामन राव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे किसी भी कानून या प्रावधान को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जा सकता है जो संविधान के मूल ढांचे और मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। दूसरा, 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती मामले से पहले संविधान में जो संशोधन किया गया था और जिसके द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में समय समय पर विभिन्न अधिनियमों और प्रावधानों को डाला गया है, वे मान्य और संवैधानिक है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए अधिनियमों या प्रावधानों की उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर उस अधिनियम से संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच रहा हो। तीसरा, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य। IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद संविधान में किए गए किसी संशोधन जिसमें विभिन्न कानूनों को शामिल करके 9वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना है का परीक्षण होगा। यदि संविधान के भाग 3 में किसी भी अधिकार का उल्लंघन करने वाला 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो ऐसा उल्लंघन उस आधार पर चुनौती देने के लिए खुला होगा जो मूल अधिकार या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या क्षतिग्रस्त
कर देता है। कुल मिलाकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यह अच्छी तरह से सुलझा हुआ सिद्धांत है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया कोई भी कानून कोर्ट के जांच के अधीन है यदि उसने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचाया है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो 9वीं अनुसूची को विशेष बनाती है, इसे ध्यान से सुनिए। 9वीं अनुसूची में शामिल तमाम कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। इस अनुसूची की एक खास बात और है कि अगर किसी कानून को न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक करार दे दिया गया हो और अगर उसके बाद उस कानून को पुनः 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो वह कानून संवैधानिक माना जाने लगता। झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य के जो आरक्षण विधेयक हैं उसे केंद्र अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर देती है, उसके बाद भी यह विधेयक न्यायिक समीक्षा के लिए खुला हुआ है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले EWS के लिए संविधान में हुए 15(6) और 16(6) के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दी। उसे मूल अधिकार के ढांचे का उल्लंघन नहीं माना। इसलिए पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के आरक्षण विधेयक हैं उसे भी सुप्रीम कोर्ट मान्य कर देगी, क्योंकि इससे मूल संरचना का उल्लंघन नहीं हो रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में? EWS के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि दोनों ने 50% के बॉर्डर को क्रॉस किया है।